नमस्कार। राहत अंदर साहब का एक शेर है, न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का हम ही से निकलेगा। ये शेर मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो उसके लिए खुद ब खुद कोशिश करनी पड़ती है कि आप जिंदगी से आखिर चाहते क्या हैं। दोस्तों, दिवाली है। दिवाली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड और चेतना दोनों नए चक्र में प्रवेश करते हैं। जब एक छोटा सा दीपक जलता है तो सिर्फ अंधेरा नहीं मिटता, उम्मीदों की एक पूरी नई दुनिया जन्म लेती है। हमने सुना होगा, तमसो मा ज्योतिर्गम, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही इस पर्व का असली संदेश। आत्म प्रकाश हो, ऊर्जा का प्रवाह और नव चेतना। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक एनएलपी का जोड़कर हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और हीलिंग ला सकती है। क्योंकि असली समृद्धि केवल धन की नहीं होती, वो तन, मन और आत्मा तीनों की हार्मनी में छिपी होती है। और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो एंशिएंट और मॉडर्न दोनों को एक सूत्र में पिरोती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि का। स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर विद्या शंभुली जी इस कार्यक्रम के अंदर, और बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस मंच के ऊपर आज हमारे साथ में है। दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विद्या शंभुली साहिबा, जो कि एक अम्प्रेस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, साथ में सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, लाइफ स्किल कोच भी हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी हैं और कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर भी हैं, और साथ में मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन इन बेल्जियम भी हैं। डॉक्टर विद्या का मानना है कि असली अबंडेंस वो है जो भीतर से बहती है, बाहर से नहीं। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं और यात्रा करते हैं इस उजाले की। तो चलिए दोस्तों, जब एंशिएंट विजडम और मॉडर्न माइंड साइंस एक हो जाए तो हीलिंग केवल संभव नहीं, अविश्वसनीय हो जाती है। मन ही बीमार कर सकता है और मन ही दवा भी बन सकता है। तो विद्या जी, मैं आपसे सवाल है, आप आयुर्वेद और एनएलपी को बहुत सुंदर ढंग से जोड़ती हैं। ये दोनों एक प्राचीन ज्ञान पर, एक तरफ को देखते हैं तो वो एक प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, दूसरा आधुनिक जो मस्तिष्क विज्ञान है उस पर। ये दोनों किस तरह मिलकर जीवन में सच्ची समृद्धि और संतुलन ला सकते हैं? पहले तो मैं आपको हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगी हर एक के लिए, और दिवाली खुशियां होती है तो आज भी खुशियों को ही बात करेंगे जी। पहली बात है कि थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा क्योंकि आपने एंशिएंट और मॉडर्न दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। लेकिन अगर आप देखो तो चाहे वो एंशिएंट विजडम हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, ब्रेन तो वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है। ह्यूमन बॉडी भी वही है, वो ज्यादा इतनी डेवलप नहीं हुई कि आयुर्वेदा का वक्त और आज तक। मैं यही कहूंगी कि आयुर्वेदा जो है, मतलब काफी लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा एक होलिस्टिक सिस्टम है। होलिस्टिक इन द सेंस पूरी तरीके से वो काम करता है। हम एक एक चीज पे काम नहीं करते कि राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, बोन्स अलग, मसल्स अलग। इसीलिए और आयुर्वेदा का जो है कि एक उसका आयुर्वेदा का एक ऑब्जेक्टिव का एक श्लोक है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना एक आयुर्वेदा का ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बीमारों पे ही ध्यान देते हैं। बीमारियां कम करना या ठीक करना, लेकिन स्वास्थ्य की भी रक्षा करना। इसी तरीके से एक आयुर्वेदा जो होलिस्टिक सिस्टम हम कहते हैं, हम एक फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि मुझे कोई विकार तो नहीं है, मुझे कोई बीमारियां नहीं है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी काम करते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी तंदुरुस्त है, आपका मन भी तंदुरुस्त होगा, आपकी अपने साथ की कम्युनिकेशन भी तंदुरुस्त होगी। इसी तरह आपकी एक सोशल अप्रोच भी आपका अच्छा रहेगा। इन सारी चीजों में अगर आप एनएलपी को देखते हैं, एनएलपी मेनली वर्क्स ऑन फोकस, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल मास्टरी पे काम करता है, कि जैसे आपने कहा इमोशंस और मेंटल बैलेंस पे। लेकिन यही चीजें आयुर्वेदा में भी सेम ही है। जब आप एक मानसिक रोग या मानसिक विकारों की बात करते हो तो आयुर्वेदा हो, चाहे इनकी एक शब्द रचना बदल चुकी है, लेकिन फाइनली एक फोकस सेम ही है कि वही बॉडी, वही आत्मा, वही जीव,
लेकिन आप चाहे एक वेस्टर्न मेडिसिन ले लो या फिर एक एंशिएंट, फाइनली उसके रिजल्ट और उसकी प्रोसेस सेम ही है। शायद हम आगे जाके इसके बारे में और बार बात करेंगे। बहुत सुंदर बात कही है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, व्यक्ति को स्वस्थ करना, उसको इतना उन्नत बनाना कि वह समाज की समृद्धि के लिए कहें, शांति के लिए कहें, सौहार्द के लिए कहें, अधिकाधिक योगदान दे सके। तो सही बात है, बिल्कुल ईश्वर एक है, उसी तरह से सारे जो रास्ते हैं अंततः मिलते उसी लक्ष्य के ऊपर जाकर है। अगला सवाल मैं जोड़ूं उससे पहले कि शरीर की जो बीमारी अक्सर मन से शुरू होती है और मन का उपचार चेतना से है। हम अगर आयुर्वेद की बात करें उसमें आता है चित्ते प्रसादे सर्वेंद्रियाणाम प्रसाद है, और जब यानी कि जब मन प्रसन्न होता है तो सभी इंद्रियां क्रियाएं संतुलित हो जाती हैं। आयुर्वेद संतुलन पर जोर देता है, जबकि एनएलपी है मानसिक दृष्टिकोण और रिप्रोग्रामिंग पर। कोई व्यक्ति इन दोनों को मिलाकर अपने जीवन में संपूर्ण सफलता और सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? अगेन जो मैंने आपको बताना चाहा वो आपने एक उसमें श्लोक में आपने पूरी बात बता दी कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसकी इंद्रिया और उसके मानसिक पूरी एक पूरी प्रणाली विकसित होती है। सो अगर आप देखो कि एक एनएलपी जो है, एक एनएलपी काम करता है आपके न्यूरोलॉजिकल चैनल्स पे कि आप अपने आप से बात किस तरीके से करते हो। उसी तरह आयुर्वेदा काम करता है मनोवह स्रोतस पे। सो मनोवह स्रोतस आप कहिए, वो भी एक चैनल है, एक पाथवे है कम्युनिकेशन का कि आप ब्रेन में कैसे उसकी कम्युनिकेशन होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, फाइनली हम वहीं पे आ गए। न्यूरल मतलब आपका ब्रेन है और इसमें एक बातचीत किस तरीके से होती है। रीप्रोग्रामिंग काफी मुझे कृत्रिम वर्ड लगता है कि जैसे एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, लेकिन फाइनल है कि आपका अपना कम्युनिकेशन आपके मस्तिष्क में कैसा है, आप अपने ब्रेन को क्या बताते हो, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, या फिर मुझे और क्या करना है। सो ये जो एक अंतर्गत प्रणाली होती है, इसकी जरूरत होती है एक सेल्फ टॉक हम कह सकते हैं, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको अगर मैं छोटी सी भाषा में बता दूं कि मैं अपने आप से क्या बात करती हूँ, मेरा मस्तिष्क मुझे क्या कहता है, क्या वो इन सारी चीजों में मेरे साथ है। जैसे कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, क्या मेरी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। सो इन्हीं सारी चीजों में आयुर्वेदा के पास कुछ अच्छी सी बातें हैं। जैसे मैं बेल्जियम में आई तो मुझे काफी रिस्ट्रिक्शन थी काम की चीजों में। सो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे लग रहा था, आयुर्वेद खुद कहता है लेट फूड बी योर मेडिसिन। सो मुझे लग रहा था अगर दवाइयां नहीं है सो सिर्फ खाना और थॉट प्रोसेस से हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। सो आयुर्वेदा में जो 3 प्रणालियां है, वाता पित्त और कफा, जिनको हम इंग्लिश में बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगेन मैं कहूंगी ये उतना अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि संस्कृत में हम इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब पूरी चीजें, पूरा नेचर उसमें आ गया, सारे 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं उसको बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहती हूँ तो वो सिर्फ बॉडी पे डिपेंड करता है। सो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका इमोशन, ये सारी चीजें डिसाइड करता है, जिसको हम डीएनए कहेंगे, आपका ब्लूप्रिंट कहेंगे, या वाता पित्त कफा एक प्रणाली कहेंगे, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। सो उनके मस्तिष्क जिस तरीके से बात करते हैं इंडिविजुअली, ये सारी चीजें शायद एनएलपी में इतनी विकसित नहीं है जो एक 5000-4000 साल पहले विकसित हो चुकी थी। सारी चीजें सामने से होती थी, एक प्रत्यक्ष परीक्षा होती थी या कम्युनिकेशन होता था। सो हमारा जो स्वभाव है, मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेदा के अलावा किसी और प्रणाली में यह इतनी खूबसूरती से और इतना एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है। सो किसी भी एनएलपी या साइकोलॉजी में इनको कहूंगी कि अगर आपको सच में आपको प्रॉस्पेरिटी आपके नॉलेज में चाहिए, सो आप प्लीज आयुर्वेदा का एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वाकई में पढ़िए, जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को जानने के लिए पढ़िए। बड़ी बात कही है कि आयुर्वेद जिसको हम देखते हैं वो इतना वृहद है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम, चाहे आज की हो चाहे पुरातन समय की हो, तमाम समस्याओं के समाधान आपको उसके भीतर मिल जाते हैं। और ये एक ऐसी शख्सियत कहती है जो वर्तमान पर भी काम करती हैं, पुराने आधार को ध्यान में रखते हुए। अगला सवाल मैं डॉक्टर विद्या जी लेना चाहूंगी। खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि पेट भरने का जरिया जंक फूड के जरिए बताएं और चीजों से बढ़ता है, बस भर लो, अच्छा है या नहीं है उसका कोई खास महत्व रह नहीं गया है।
और आत्मा से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम के तौर पे हम लोग तो यही देखते आए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। और तैत्तिरीय अगर उपनिषद की बात, उसमें भी कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म है, यानी अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करेंगे तो वैसा ही हमारा मन कहीं, हमारा मस्तिष्क कहीं वो होने लग जाता है। आप ब्रसेल्स में आयुर्वेदिक कुकिंग की वर्कशॉप्स करती हैं, ये वाकई एक दिलचस्प बात भी है। और सजग होकर पकाना और मन लगाकर खाना हमारी मानसिक और भावनात्मक समृद्धि में किस प्रकार मदद करता है, कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन करें हमारे। जैसे आपने कहा कि जंक फूड नहीं, लेकिन अगर हम अच्छा भी फूड लेते हैं, लेकिन आजकल वो इसी तरह लेते हैं जैसे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने किसी भी स्टॉप लिया आपने और कहीं से भी आपने उसमें पेट्रोल जा रहा है और गाड़ी चलती जाती है। लोगों ने खाने को भी एक फ्यूल की तरह देखा है कि मुझे भूख लगी, मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ। लेकिन फूड इज नॉट अ फ्यूल है, ये एक एनर्जी है, एक इंफॉर्मेशन है जो बाहर से प्राकृत अवस्था में आपके अंदर आती है, एंड इट स्पीक्स इट्स ओन लैंग्वेज। सो वो जैसे आपने कहा वैसे ही ना, हम इंग्लिश में भी कहते हैं ना, एज इफ द फूड सो इज द माइंड। आप जो खाते हो आप वैसे बनते हो। और अगर आप देखो कि एक अभी नया मॉडर्न साइंस ये कहता है कि आपके इंटेस्टाइन आपका सेकंड ब्रेन है। पहले ये बहुत फनी लगता था सुनने में कि मेरा ब्रेन तो यहाँ है, लेकिन आज ये कहते हैं कि आपका डाइजेशन, आपका गट, आपका ब्रेन है, सेकंड ब्रेन है। सो आप सोचिए, अगर आप उस ब्रेन को कुछ फीड करना चाहते हो तो आप क्या डाल रहे हो। और गट इज अ सेकंड ब्रेन, मतलब ये प्रूव भी हो चुका है साइंटिफिकली कि जो एंटेरिक हमारा नर्वस सिस्टम है, मतलब एंटेरिक जो भी नर्व्स है वो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। उनका जो कम्युनिकेशन है ये 2 वे है, चाहे वो नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो। जैसे हमें कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है, मस्तिष्क में आप कितने होशियार हो या जो भी अक्लमंदी है, वैसे अभी एक गट इंटेलिजेंस करके एक नया कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर गट इंटेलिजेंस प्रॉपर है सो आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आइंस्टाइन बनोगे और आपका आईक्यू बढ़ेगा, लेकिन आपका जो एक फोकस है, एक नॉर्मल आपकी प्रणाली है, आपकी मेमोरी है, आपका फोकस है, ये एक नॉर्मल अवस्था में रहेगा। और जैसे एनएलपी में हम कहते हैं ना, ये न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है, एक सॉफ्टवेयर है, ये एक मेंटल सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप सोचो अगर आपका हार्डवेयर ठीक नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं रिप्रोग्राम कर पाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर एक मॉडर्न लैंग्वेज में भी मैं कहूँ तो शायद उनको जल्दी समझ में आए कि अगर हार्डवेयर आपका ठीक नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर उस तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता है, इवन इन कंप्यूटर्स में। अब आयुर्वेदा में इसीलिए फोकस करती हूँ कि आयुर्वेदा में उन्होंने डिस्टिंक्टिवली बताया है कि वाता को ये खाना चाहिए, पित्ता को ये खाना चाहिए, कफा को ये खाना चाहिए, क्योंकि इसके बेस में उन्होंने कैलोरी काउंट नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी अग्नि कैसी है, आपकी तीक्ष्ण अग्नि है या फिर कैसी है। उन्होंने इसकी पूरी फूड लिस्ट दी हुई है कि आप इस तरीके के ग्रेन खा सकते हो, ये सीड्स, ये स्पाइसेस, इस तरीके के ड्रिंक ले सकते हो, इस टाइम पे आपका अग्नि प्राकृत अवस्था में है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई लेवल पे है। अगर सोचिए एक शास्त्रोक्त आपको ये सारी चीजें मिली है, आप अगर इनको ब्लाइंडली भी फॉलो करते हो तब भी आपकी बॉडी को नरिश करेंगे। जैसे आप प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ भी तो प्रॉस्परस हो सकती है, हेल्थ भी तो एबंडेंस में हो सकती है। और आपकी थॉट प्रोसेस भी, कि आपके नए आइडियाज आते हैं। जैसे वाता जो व्यक्ति है, वात जिनका ज्यादा है, जिनका वाता, मुझे थोड़ा हिंदी वर्ड लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन हाँ, जो वाता प्रकृति के लोग हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं, मतलब इनबॉर्न है उनका, वो इनेट स्किल है। लेकिन अगर आपको ये बात पता ही नहीं तो ये क्रिएटिविटी खत्म भी हो जाएगी, आप यूज ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए आयुर्वेदा आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देता है। आप खाना खाइए, एक सही वक्त पे खाइए, सही पोर्शन में खाइए, सही तरीके से खाइए, अच्छे लोगों के साथ खाइए। अगर आपका सब कुछ राइट है, राइट प्लेस, राइट मूड, राइट फूड, राइट पोर्शन, राइट टाइम, तो सब कुछ अगर राइट है तो रॉन्ग कुछ भी नहीं जाएगा। अगर एक खाने के लिए, पहले आजकल हम लोग कहते कि मेरा पेट भर गया, लेकिन अगर आप सोचो एक तृप्ति होती थी, एक संतुष्टि होती थी कि आज खा के मुझे संतुष्ट लगा, ये कहीं पे खत्म होता जा रहा है। पेट भरा या नहीं भरा इतना ही हम पूछते हैं, लेकिन कभी तृप्ति, संतृप्ति, संतुष्टि, ये शब्द को आप इंग्लिश में भी नहीं ट्रांसलेट कर पाओगे। बहुत बड़ी बात है। आप खा सकते हो, एग्जैक्टली। और जिन्होंने भी बनाया, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पति हो, भाई हो,
या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प हो, कभी आपने कहा है उनको कि अन्नपूर्णा सुखी भव? अब देखिए वो चौंक जाएंगे कि कोई आपको खाने के बाद भी आशीर्वाद दे रहा है, क्यों नहीं देगा? वो आपके इंटेलिजेंस, आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है। सही बात कही, बहुत सुंदर बात कही। तुष्टि की बात करें, संतुष्टि की बात करें, वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती सी नजर आती। अब पेट भरा या नहीं भरा, स्वाद आया या नहीं आया, बस इतनी सी बात रह गई है कि आप तृप्ति की जो हम बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। और ये कहीं ना हम देखते हैं कि आजकल एक इसके साथ साथ में एक चीज और भी आ रही है। अब कुछ भी खाया पिया जाए तो बस ये रहता मन में कि फटाफट रिजल्ट आ जाए और उससे हम फर्क मिल जाए। चाहे हम लोग खाने की बात कर लें या फिर कोई विचारों की बात कर लें, फिर कोई हेल्थ की बात करें, हर तरफ एक ही चीज लगी रहती है कि बस इस इंस्टेंट रिजल्ट कैसे आएगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट की चाह में हम अक्सर उस गहराई से दूर चले जाते हैं जहाँ असली हीलिंग होती है। जबकि हम लोग मानते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी औषधि होता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपके भीतर अपने आप औषधि लेने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं रहती। तो आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, इसके अंदर हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन आयुर्वेद की बात करें, एनएलपी की बात करें, ये दोनों गहराई से और धीरे धीरे असर करने वाले हैं। ऐसे में आप अपने क्लाइंट्स को धैर्य बनाए रखने और इस प्रक्रिया पर विश्वास करने के लिए कैसे प्रेरित करती हैं? मुझे लगता है ये गलती उनकी भी नहीं है कि आजकल हमें फास्ट फूड चाहिए, जल्दी से कुछ दे दो, देर हो रही है, ठीक है? चाहे वो खाना हो या जो भी हो, हमें अगर इंटरनेट भी चाहिए तो हम उनको स्पीड पूछते हैं कि कितना स्पीड है। चलते हुए भी हमें लगता है अच्छा 10 मिनट में मेरी वॉक पूरी होनी चाहिए, 20 मिनट में। तो हमने स्पीड का और टाइम का वो लिमिट रखा है कि डॉक्टर भी कहते हैं 20 मिनट चलो कम से कम। नहीं, आप कहो कि आप चलो जब तक आपको लगता है अच्छा लग रहा है, उसके बाद आप वापस आ जाना, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें हर जगह मिलता है। सो हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। अगर इंस्टेंट नहीं मिला तो हमें लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है उस प्रोसेस में ही। जैसे अगर एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लूंगी वेट लॉस का। लोगों को लगता है कि मैं 4 बार अगर हर्बल टी पीऊंगा तो मेरा वजन घट जाएगा, ठीक है? और उनको लगता है और वो जाके बार बार उस वजन के कांटे पे खड़े रहते हैं। सो मुझे है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। थोड़ा सा आप प्रकृति की तरफ देखो, प्रकृति इंस्टेंट नहीं है कि आज आपने एक सीड लगाया कल उसके फल निकल आए। सो आपको वो प्रोसेस पता होनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचिए कि अगर वो सीड अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, उसका एनवायरमेंट, वो मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है, साथ में आने वाला ऋतु उसके अनुकूल है, सो आप सोचिए उसके आने वाले फलों का कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई। लेकिन आजकल ये है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में सब कुछ जल्दी चाहिए। हमने अपनी जिंदगी वो नूडल्स बना रखी है। अगर हेल्थ की बात करें तो लोग उसमें सब्जियां डाल देते हैं और उनको लगता है मैं काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, या उसके बाद एक स्मूदी पी लेते हैं। लेकिन एनएलपी भी यही कहता है कि फास्ट मत करो, चीजें करो, डूइंग इज इनफ। आपने कितना क्विकली किया, ये कोई मैराथन नहीं है, जिंदगी तो मैराथन नहीं है। आपके पास अगर 80 साल की जिंदगी है तो हमारे पास भी है, 90 भी हो सकती है अगर आपका खान पान ठीक रहे। सो पहली चीज है कि ट्रस्ट द रिदम, नॉट द स्पीड, और अंडरस्टैंड द प्रोसेस। एक नॉर्मल प्रोसेस अगर आपको पता है कि इसको ऊपर आने में 2 साल लगने वाले हैं, जैसे अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हो, अगर आपका स्टेशन 5 स्टेशन के बाद है, आप पहले स्टॉप पे तो नहीं उतरते हो ना कि मुझे जल्दी उतरना है करके। सो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। सेकेंडली, वेट लॉस का अगर आपको एक फिजियोलॉजी पता होगी तो आप भागोगे नहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि आप उसके एक देखते हो कि कैसे फैट जमा होता है तो उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, बॉडी, खाना, ये सारी चीजें जब आप अंडरस्टैंड करते हो, सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस, जस्ट डोंट नो द प्रोसेस। उसके बाद आपकी बॉडी की सुनो कि आपने 20 मिनट चले लेकिन आपको लगता है कि मैं तो 30 मिनट चल सकता हूँ, आज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। योर बॉडी सेज गो, सो गो, डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज द डॉक्टर सेड 20 मिनट्स। आपकी बॉडी आपको बताएगी। किसी दिन ये होगा कि आपकी बॉडी बताएगी कि नहीं मैं तो काफी थका हुआ हूँ, आज तो नहीं हो सकता है, मत करो, आप वापस आ जाओ, ठीक है? दूसरा है कि रिफ्रेश करो आपके गोल को कि मुझे 20 किलो घटाने हैं 2 महीने में। नहीं भाई, ये कोई शॉप नहीं है जहां से निकाल दी जाएंगी चीजें। सो पहले रिफ्रेश करो कि मैं अगर 1 महीने में 1 किलो भी कम कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब देखो ये 1 किलो 1 महीना तो बहुत आसान है। सो ये चीजें हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखिए। क्या कफा जो होता है, कफा प्रकृति के लोग वो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन इसलिए वो करेंगे चाहे वजन आए ना आए, लेकिन वो अपना डाइट बदल के रहेंगे, वॉकिंग वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन वाता प्रकृति के लोग उछलते हैं, आज 1-2 चिप्स खा के देखो वजन बढ़ा क्या, कल मैं नहीं खाता हूं देखता हूं, तो वो हर बार एक इसमें जाएंगे, कीटो डाइट, वेज डाइट, सात्विक फूड,
मैं तो अब तो अगले 4 दिन में खाना ही नहीं खाऊंगा। सो अगर आप अपने आप को जानते हो आयुर्वेदा के अनुसार, तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि मैं कर सकता हूं, मैं उछलने वाला हूं, मैं तो लॉजिक देखूंगा कि सच में ये होता है क्या। तो ये सारी चीजें आपको एक आयुर्वेदा आपको दिखा देता है। सो आपका गोल सेट हो गया, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पा गई, आपने उसको स्मॉल चंक में रखा कि 1 किलो भी बहुत है, और आपकी बॉडी आपसे क्या कहती है उतना वजन घटने के बाद, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आपकी बॉडी सुनती है। सो फास्ट पेस वर्ल्ड होगा, लेकिन भागना नहीं है, यहाँ पे कोई गन नहीं है और कोई कहता है कि भागो, आप बस भागने लगे हो। एक वो पॉज, एक अवकाश जरूरी है, एक छोटा सा पॉज जरूरी है सोचने के लिए। बहुत सुंदर बात कही कि एक पॉज, एक अवकाश, ब्रेक जरूरी है और धीरे धीरे चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हथेली पे सरसों जमाई और सब चीजें हो जाती है। शरद नदी भाइयों एक शेर है, वो फरमाते कि नहीं होती है राह इश्क में आसान मंजिल, सफर में भी तो सदियों की मसाफत चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम से नहीं होती, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए होती है। आप चाहेंगे कि वो इंस्टेंटली हो जाए तो हो सकता है कि आपकी जिद जबरदस्ती से कोई वैज्ञानिक तरीकों से हो भी जाए, लेकिन फिर वो उस तरह का असर नहीं दे पाएगी। जैसे हम बर्फ को भी लेके देख सकते हैं, आइसक्रीम हम जमाते हैं उसका एक अलग होता है, एक घड़े का जो ठंडा पानी होता है उसकी ठंडक एक अलग ही होती है। तो जो दोनों का जो तासीर कहें, एक समय कहें, उन दोनों वो चीजें अलग अलग ढंग से फर्क डालती हैं। आस्था की अगर हम अगला सवाल लेते हैं, आस्था वही नहीं जो मंदिर में दिखती है, आस्था वो है जो भीतर के डर को विश्वास में बदल देती है। और भगवद गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान और फल दोनों पाता है। मैं आपसे ये सवाल लेना चाह रहा हूं कि उपचार में आस्था की क्या भूमिका होती है और एनएलपी हमें सीमित मान्यताओं से मुक्त होकर समृद्धि आकर्षित करने में कैसे सहायता करता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अभी आपने 2 चीजें पूछी है मुझसे, कि एक आस्था भी पूछी है और एक लिमिटिंग, वो जो लिमिटिंग होता है ना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। तो आस्था तो पहली चीज एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जैसे सोचते कि आस्था स्पिरिचुअल है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक वो चीज है, एक हीलिंग फोर्स है जो आपको मूव ऑन करने के लिए काम में आता है। सो आस्था अगर आपकी है तो हीलिंग प्रोसेस वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कार्यरत रखती है और आपको हील करती है। सो हीलिंग इज अ ग्रोथ। सो आस्था है जो आपको बड़ा बनाती है, वृद्धिंगित करती है। सो इन सारी चीजों में अगर आस्था, मतलब आप एक कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, इनर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आस्था को मैं ये कहूंगी कि एक माइंड प्रोग्रामिंग है। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं बाकी चीजों के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरे लिए क्या काम करेगी, क्या नहीं करेंगी। सो जो एक इनर प्रोग्रामिंग है वो भी आपको हेल्थ की तरफ लेके जा सकता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे हेल्दी बनना है, हाँ, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे टेम्परेचर नहीं है, मुझे सर्दी खांसी नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप सारी चीजें नॉर्मल आ चुकी है, इसका मतलब मैं हेल्दी हूं, ऐसा नहीं है। आपका हेल्थ होता है कि सुबह उठने के बाद क्या आप में उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी होती है कुछ काम करने की, क्या खाने के बाद, आजकल हमें हैवी लगता है, उसके बाद क्या आपको ये लगता है कि हल्का लग रहा है, काफी एनर्जी मिल रही है, अब तो मैं और 4 काम करूंगा। सो इसी तरह आस्था का भी है कि आप एक कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करते हो कि मैं ये करूंगा, ये मुझे बड़ा बना सकती है या मेरे विकास में काम में आ सकती है। सो ये आपको एक एबंडेंस, एक समृद्धि की तरफ लेके जाती है। आपका फेथ जरूरी नहीं वो भगवान हो या कोई और स्पिरिचुअल, ये है कि आप क्या सोचते हो। आप इसका नाम बदल भी सकते हो, आस्था की जगह कि मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा, तो ये आप में होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, मैं अपने आप को कितना छोटा मानती हूँ। ठीक है, अगर एक हिंदी में अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे कभी भी, किसी भी और कहीं भी काम में यश नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि 2-4 मेरे एक्सपीरियंस थोड़े से बुरे हो गए और मैं ये सोचूं कि मुझे कभी भी, कहीं भी और किसी भी काम में यश नहीं मिलेगा, तो आप सोचिए मैंने अपने आप को कितना ब्लॉक कर लिया। कहीं भी कहा मैंने, तो ये तो मैंने कभी भी कहा, इसका मतलब जब मैं छोटी थी, मैं बड़ी हूँ, 25 साल की हूँ, 35-65, मैंने अपने आप पे एक वो टाइम का ब्लॉक लगा दिया कि यश तो मेरे पास आएगा ही नहीं किसी भी टाइम पे। दूसरा मैंने कहा कि कहीं भी, अब कहीं पे भी नहीं, अगर मैं जयपुर में हूँ तब भी फेल्योर मेरे साथ था, मैं बॉम्बे जाके बिजनेस खोला वो भी गया, अब मैं बेल्जियम में हूँ तब भी हूँ। तो मैंने वो कहीं भी, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन वाला भी अपने आप पे ब्लॉक डाल दिया। तीसरा है कि किसी भी काम में, अब किसी भी काम में, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ सर्विसेज हो, 1-2 बार का फेल्यूर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं।
तो आपने सोचो, आपने अपने आप पे जियोग्राफिकल ब्लॉक लगा दिया, टाइम का ब्लॉक लगा दिया, किसी भी काम में आपने अपॉर्चुनिटीज को भी ब्लॉक लगा दिया कि चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी आए मैं तो फेल्योर ही रहूंगा। सो ये होता है सेल्फ लिमिट, आप उसको छोटा छोटा करते जा रहे हो। तो अगर आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। आगे से आप ये भी कह सकते हो कि अगर इतना मुश्किल, अब मेरे लिए ये कहना आसान है कि आप अपने सेल्फ लिमिट बिलीफ को तोड़ दीजिए, इतना आसान नहीं है, तो आप उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए। आप ये कहिए कि मुझे कभी कभी कहीं कहीं और किसी किसी काम में यश नहीं मिला, इससे क्या हुआ, वो 100% नहीं हुआ। हाँ, मेरे 2 काम यशस्वी हुए, 2 नहीं हुए, कुछ में मैंने फेल्योर देखा, तो एक आध तो काम चला होगा, एक तो चीज आपने सही की होगी। सो ये सेल्फ लिमिटिंग है, जो सेल्फ टॉक है, जो एनएलपी, वो प्रोग्रामिंग है आपकी कि आप अपने आप से कैसे बातें करते हो। आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव जाओगे तो आपको ब्रेन और पॉजिटिविटी देगा, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा। या आप नहीं ले सकते हो तो कोई आपके जो सच्चे मित्र या फैमिली होती है वो आपको खींच तो लेगी, लेकिन उसके बाद तो चलना आपको ही है। सुंदर बात कही, चलना तो आपको पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात कही कि भरोसा ही भगवान है। भगवान ऐसा नहीं कि आप मंदिरों में जाएंगे तब मिलेंगे, अगर आप भरोसा दबा पे करते हैं तो वो भी आपको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप भगवान की जिसकी बात करते हैं, एक ऐसी जो पावर, जिसमें यूनिवर्स की जो पावर कहते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी कह सकते हैं, उस पर भरोसा करते हैं तो हमने वो भी चमत्कार होते देखे कि उनके जरिए भी चीजें होती हैं। बड़ी बात जो हमारे सामने डॉक्टर विद्या जी के जरिए निकल कर आ रही है कि भरोसा होना बहुत जरूरी है। भरोसा सबसे पहला कदम कहें, पहला चरण कहें, उसके बाद की सारी बातें आती हैं। कार्यक्रम में आखिरी सवाल जो मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर विद्या जी से, दिवाली की हम बात करते हैं तो अक्सर ही देखा है उत्साह रहता है, नए कपड़े आएंगे, नई चीजें आएंगी, साफ सफाई होगा, सब चीजें इस तरह की चीजें लगी रहती है। और थोड़ा सा कि बस सब चीजें नए वाली से। अब उपनिषद की अगर हम बात करते हैं, वहां पर ये कहा जाता है यथा भाव तथा भवति, यानी जैसा भाव होता है वैसी सृष्टि बनती जाती है। दिवाली के बाद हर एक व्यक्ति एक नई शुरुआत चाहता है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आयुर्वेद और एनएलपी के माध्यम से आत्म परिवर्तन की अपनी यात्रा, नई यात्रा कहूंगा, नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं? पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगी कि उन्होंने कम से कम ये सोचा कि मुझे ये चेंज चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि नहीं मैं तो सब जानती हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ। सो आप उससे बाहर ही नहीं आते। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि हाँ मुझे ये थोड़ा सा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे थोड़ा सा चेंज होना है, इसका मतलब आपका सेल्फ रियलाइजेशन पहले ही एक्टिव हो चुका है कि आपको पता है कि ये मेरी वीकनेसेस है तो मैं इन पे काम करूंगा, सुबह मुझसे उठना होता नहीं तो मैं ये करूंगा, ठीक है। तो ये एक ये है ना कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड में एक ही क्वेश्चन है कि हु एम आई, लेकिन हु एम आई से आगे है कि हाउ एम आई, कि आयुर्वेदा आपको बताएगा कि आप कैसे हो। अब विद्या एक नाम है जो अपने माँ बाप ने रखा होता है, लेकिन विद्या क्या है, सो वो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें मिल जाएगा कि ये एक इस वाता और कफा दोष का एक सम्मिलित फॉर्म है। सो इससे हमें एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। हम सारे लोग अलग हैं, हम एक चाहे 3 हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लेकिन हम सब अलग है, सोचने में, खाने में, हमें जिस तरीके का बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है। सो इन सारी चीजों में एक आयुर्वेद, आप इसको डीएनए कह लीजिए, ब्लूप्रिंट कह लीजिए या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, हम अलग है। सो आप अपने आप को जानिए कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चीजों में मैं अच्छा हूँ, कौन सी चीजें मुझे ट्रिगर करती है, चाहे वो डिप्रेशन हो या प्रेशर हो या और कोई चीजें, स्ट्रेस हो। सो पहले तो आप अपना डिस्कवर योर ओन यूनिक ब्लूप्रिंट कि मैं कौन हूं, उससे अच्छा है कि मैं कैसा हूं, ठीक है। उसके बाद है कि आपका एनर्जी पैटर्न क्या है, आपके फूड हैबिट्स क्या है, आपके स्लीप हैबिट्स क्या है। तो आपका एक जो डेली रूटीन है वो घर में 5 लोगों में भी आपका अलग होता है। सो ये आप कीजिए। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है, कि आप निर्णय लेते हो तो किस क्षमता पे लेते हो, क्या आप इमोशन से रिलेट होके लेते हो, लॉजिक से लेते हो, आप क्या मेथड ओरिएंटेड हो, क्या आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। सो ये सारी चीजें आपके पास होती है, आपकी इनबॉर्न होता है। शायद टाइम के साथ वो थोड़ा बदल जाता है, उस प्रसंग में बदल जाता है। सो आयुर्वेद आपको ये जवाब देगा। इसको आप फिर जोड़ दीजिए एनएलपी के साथ, क्योंकि एनएलपी टॉक्स अबाउट फोकस। सो अगर फोकस है तो आप देखिए 3 लोगों में से एक फोकस कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है, दूसरा है वो कुछ बार कर पाता है। सो इन सारी चीजों में आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो कफा हूं, मेरे लिए फोकस बहुत आसान है, क्या मेरे लिए मुश्किल है वो चेंज, कफा चेंज नहीं हो पाता है। सो अगर आपको आपकी प्रकृति पता है,
आपको आपका ब्लूप्रिंट पता है, सो अगली बार आप सोचोगे चल मैं फोकस वाले काम तो अच्छे से कर लूंगा, जहाँ कंसिस्टेंसी है, जहाँ पे चेंजेस है वो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। सो आप अपना एक डिसीजन मेकिंग स्टाइल देख लीजिए, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है, कि अगर कोई एडवर्स प्रतिकूल होता है, एडवर्स डिसीजन आपको लेना है तो आप कैसे लेते हो, इमोशंस मतलब आप एग्रेसिव होके जाते हो या आप आइसोलेशन में जाते हो। सो आपको ये सोचना पड़ेगा आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आप सोचते कैसे हो, आपका सेल्फ टॉक क्या है, आप रिएक्ट कैसे करते हो, कि पहले तो आप झगड़ा करते हो फिर 10 बार सॉरी बोलते हो, या फिर चुप ही हो जाते हो सोच समझ के फिर आप जाते हो। जब आपको अपना पैटर्न मिल जाएगा कि मैं कैसा हूं, इसकी आपको ब्लूप्रिंट मिल गई, आप एनएलपी को तब यूज कीजिए और देखिए कि मेरा गोल क्या है, क्या मैं इस गोल को कर पाऊंगा, क्या मैं पिता हूं जो मैं रिस्क लेता हूं बहुत ज्यादा, फाइनेंस में भी पिता काफी सारी रिस्क लेता है क्योंकि वो एक करेजियस है, लेकिन आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे रोके जब मैं ये करने जाऊं। सो जब आपको अपने बारे में पता होना, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आप अपने आप को जानिए, ट्रांसफॉर्म उसके बाद हो जाइए। सो यही है कि खुद को जानिए, आप हिस्ट्री जानते हो, फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री, अब टाइम है कि आप अपने आप को जानिए और इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करें। सुंदर बात की, पहले खुद को जानिए फिर उसी के बाद में हम बातें आगे कर पाएंगे। खुद को जानेंगे नहीं, बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जानना बेहद जरूरी है कि हु एम आई वाली करते हैं, फिर उससे अगला स्टेप जैसे कि विद्यार्थी ने बताया है कि हाउ वाली बात आती है, वाई वाली बात, बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं। ये पहला तो यही कि आप जाने कि आखिर आप ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, उसके पीछे चाहे वो हम वैज्ञानिक तत्वों की बात करें, वात पित्त प्रकृति की जो हमने बात कही उसके जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि समय बस इतना सही था आज के कार्यक्रम के लिए हमें, और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर विद्या जी ने हमें आज समझाया कि असली अबंडेंस बाहर नहीं है, हमारे भीतर बहती है। और आयुर्वेद में हमें शरीर की जो भाषा की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से लिखी हुई मिलती है, और एनएलपी की जो हम बात कर रहे हैं वो मन को समझने की बात करें, बदलने की ताकत की जो हम बात करें उसके ऊपर कहीं ना कहीं साथ देता है। और जब दोनों साथ आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है हीलिंग एक चमत्कार नहीं लगता बल्कि एक ब्यूटीफुल सा प्रोसेस हो जाता है, आसानी सारी चीजें होती हैं। दीपक एक ही जलता है लेकिन उजाला चारों दिशाओं में फैलता है, और शायद ये दीपक आज आपके भीतर भी जल चुका है, क्योंकि डॉक्टर विद्या जी ने ऐसी महत्वपूर्ण बात साथ में साझा की। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ट्रेडिंग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से अगला पीर जो शो आएगा तो उसका संदेश आप तक पहुंच पाएगा। अगला उजाला सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, साथ में ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को, जानिए इस तरह की और भी महत्वपूर्ण बातें। मैं हूं सुनील नारनौली और आप देख रहे थे शिक्षा सरोकार। डॉक्टर विद्या जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, एक इतने लंबे अंतराल के बावजूद हमारे इस मंच के लिए समय दिया। आशा करता हूँ पुनः इस मंच के ऊपर आपसे मुलाकात होगी और फिर और कुछ गहन चर्चाएं होंगी। बस आज के कार्यक्रम में मेरे पास इतनी समय सीमा थी, फिर मिलते हैं इस आशा के साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।